हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का तीसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। बी है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। और सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों का पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। डी, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ओके, तो अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेकों बातों के लिए आलोचना की जाती है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया तथा कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग केवल पुरुषों के संदर्भ में किया, न कि किसी अन्य के। ओके, तो इसका आंसर क्या है? अपने सिद्धांतों की रूपरेखा पर पहुंचने के लिए उन्होंने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्या होगा? अधिगम का मूल्यांकन बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। मानक की व्याख्या से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक की चिंतन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो इसका क्या है? शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ठीक है, इसका ये सही आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है: ए, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। बी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सी, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। डी, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही होगा बी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं के विकास के आशय में शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण को सही वर्णन करता है? तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्या है? भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन यह है। ठीक है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? ए, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। बी, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ठीक है, लड़कियों और लड़कों को स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा देखने को मिलती है, वे लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन के पक्ष में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में उनको शिक्षा दी जाती है 2009 के अनुसार। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। जिस कक्ष से विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक ए, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर हों।
समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, ठीक है, और सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। और डी है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ये इसका सही उत्तर होगा। जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को किसी एक संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 7, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे के से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों में से सीखना ए केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। बी सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। और डी कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समवयस्कों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ए, उन्हें अधिगम में न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं। बी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं। सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। और डी, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित करते हैं, उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने में अवसर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो ए है विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी, विकास अधिगम की समानार्थक है। डी, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच एक संबंध प्रस्तावित किया गया जिसके अनुसार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 11। कोहलबर्ग के सिद्धांत को एक प्रमुख आलोचना क्या है? ए, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और ऑप्शन सी है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और डी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट आवश्यकताओं को उल्लेख नहीं किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों में पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, परंतु उन्होंने नैतिक तार्किकता को विकासात्मक कहा तथा नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को बताया। इसी कारण कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना होती है। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 12। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या?
संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक और अंतर्वैयक्तिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह अंतर्वैयक्तिक कारक है। प्रश्न संख्या 13, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना। सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। डी, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा एवं चिंतन के संबंध में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है, जबकि पियाजे का मत है कि बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं को लेकर पैदा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। सी, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। और डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है तथा डी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करके उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाता है, प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, तो यह स्पष्ट है कि वह विद्यार्थी विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी, अनुभव विकास का एकमात्र से निर्धारित है। सी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी, घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। डी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मूल्यों, विश्वासों और तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो ए है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। बी, व्यक्तिगत कल्पित कथा। सी, विचार की अनुत्क्रमणिकता तथा डी, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विचार की अनुत्क्रमणिकता। ठीक है, पियाजे के मतानुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विचार की अनुक्रमणीयता के कारण याद रखने में असमर्थ होते हैं।
ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ठीक है, बी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। डी, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। प्रश्न संख्या 20, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? ए, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। बी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं का पालन करना। सी, आकलन उपकरण के मानकीकरण। डी, अपने विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ओके, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। बी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। था डी, बच्चों की विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्ची का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से जब वह समस्याओं को हल करती है। तो उसका सही आंसर डी होगा। ओके, किसी बालक की सृजनात्मकता को पहचानने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि अध्यापिका द्वारा बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता हो। ओके, प्रश्न संख्या 23, इसमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषता है? ए, 50 से नीचे की बुद्धिलब्धि। बी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कारणों से लगे रहना। सी, एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तथा डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। तो इसका क्या है सही आंसर? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे सामवेगिक कठिनाइयाँ अथवा अस्थिरता, मंद एवं अपर्याप्त शारीरिक विकास आदि। पाठ को धारा प्रवाह रूप से पढ़ने वाले शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई का प्रदर्शन करना भी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता होती है। ओके, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ए, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बी, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सी, बच्चों को अपनी भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। और डी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्या की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो ए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्न माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्य दोहराने की आवश्यकता होती है। बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की शिक्षण विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। सी, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए और सफलता का एकमात्र निर्धारक हो। डी, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की शिक्षण विधियों द्वारा आकलित किया जाता है, तब आकलन पद्धति विद्या की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ओके। प्रश्न संख्या 26। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है: अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे में निष्पादन का स्तर, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चे के निष्पादन का स्तर। ठीक है, एक बच्चे के सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन बच्चे के निष्पादन स्तर पर निर्भर करता है। बच्चे के विकास के लिए उनके निष्पादन स्तर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए प्रश्न संख्या 27। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है: ए, प्रकृति और पोषण पर बहस, बी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, सी, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, डी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 29। प्रगतिवादी शिक्षा इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। सी, अनुबंध और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित है। डी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 30। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनर्स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करने पर बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने वाले प्रश्न बालकों में विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं।